दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किशनपुर गांव में मुरलीधर नाम का एक जाट रहता था। घर में मुरलीधर के अलावा बस उसकी एक बूढ़ी काकी और रहती थी। उसकी काकी उसे प्यार से मुरली बुलाया करती थी, इसलिए उसका नाम अब मुरली ही पड़ गया था। मुरली जब 5 साल का था तो एक हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। गांव वालों ने कई दिनों तक रिश्तेदारों का इंतजार किया, पर कोई रिश्तेदार मुरली को लेने नहीं आया। पड़ोस में रहने वाली काकी को मुरली पर बड़ी दया आई। काकी की भी कोई संतान नहीं थी और जवानी में ही उनके भी पति का देहांत हो गया था। इसलिए काकी ने मुरली को अपने पास रख लिया और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगी। मुरली के पिता की थोड़ी बहुत जमीन थी, सो जब तक काकी के हाथ पैर चलते रहे तब तक उन्होंने खेतों में काम करके मुरली का पालन पोषण किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। गांव में काकी के घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था, सो काकी ने अब नया घर बनाने का सोचा। इसके लिए जब पैसों की समस्या आई तो उन्होंने एक खेत जमींदार को बेचने का फैसला किया। जमींदार की नजर काफी दिनों से काकी और मुरलीधर के खेतों पर थी। एक दिन किसी ने काकी को सलाह दी कि काकी, तुम जमींदार से थोड़ा कर्ज लेकर अपनी झोपड़ी क्यों नहीं बनवा लेती? काकी को भी यह सलाह बहुत पसंद आई। वैसे भी मुरली और काकी का उस झोपड़ी में रहना मुश्किल हो रहा था। सो अगले ही दिन काकी जमींदार के पास कर्ज लेने पहुंची। जमींदार तो जैसे इस दिन का इंतजार ही कर रहा था। उसने काकी से कहा, देखो काकी, कर्ज तो मैं दे दूंगा, पर तुम्हें कुछ मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। काकी के पास और तो कुछ था नहीं, बस थोड़े से खेत खलिहान ही थे। सो काकी ने एक खेत गिरवी रख दिया। गांव का जमींदार बड़ा चालाक इंसान था। उसने काकी की जमीन को हड़पने का यह अच्छा मौका देख लिया। उसने काकी से एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया। बेचारी काकी अपना एक खेत गिरवी रखने आई थी, पर उस गद्दार जमींदार ने धोखे से उसके सारे खेतों को गिरवी रखवा लिया। जैसे ही काकी अपने घर पहुंची तो वह जमींदार भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया और कहने लगा, सुनो काकी, आज के बाद खेतों की तरफ मत चली जाना। अब वे सारे खेत मेरे हो गए। यह लो अपनी रकम और अब अपना घर बनवा लो। काकी ने जब जमींदार के यह शब्द सुने तो उन पर तो जैसे बिजली ही गिर गई हो। उन्होंने जमींदार से कहा, पर जमींदार साहब, मैंने तो एक खेत ही गिरवी रखा है, क्या आपने मेरे सारे खेत कब्जा लिए? इस पर जमींदार ने कहा, हाँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो छुड़ा ले अपने खेत। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। काकी बेचारी रोती बिलखती रह गई। मुरली उस समय छोटा बच्चा ही था। काकी के सामने उसे पालने की समस्या थी। काकी ने सबसे पहले हिम्मत जुटाकर अपनी टूटी झोपड़ी की जगह एक नई झोपड़ी बनवाई। फिर थोड़े बहुत बचे हुए पैसों से उसने एक भैंस खरीदी और मुरली को भरपूर घी दूध खिला पिलाकर पालने लगी। अब काकी के पास खेती का तो कोई सहारा बचा नहीं था, सो घर में अनाज आना भी मुश्किल हो गया। मुरली अब 17 साल का हो चुका था। वह अपनी काकी को दिन भर काम करते और अपनी जान खपाते देखता था। एक दिन मुरली ने काकी से कहा, काकी, अब तुम दूसरों के घरों में जाकर चूल्हा चौका नहीं करोगी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कमाऊंगा और तुम बैठकर खाना। काकी ने जब मुरली के यह शब्द सुने तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी तपस्या सफल हो गई हो। अब मुरली दूसरे किसानों के खेतों में हल चलाता,
जी तोड़ मेहनत करता और शाम को घर लौट आता। शाम को मुरली के घर आते ही उसकी काकी कभी उसको खीर तो कभी दलिया बनाकर खिलाती थी। अनाज का तो कोई साधन नहीं था, बस एक भैंस थी जिसे दिन में वह जंगल में चरा कर ले आती और शाम को दूध की खीर या दलिया बनाकर मुरली को खिला देती और वही खुद भी खा लेती। इस तरह उन दोनों के दिन अब अच्छे से कट रहे थे। मुरली घर लौटते समय जलाने के लिए थोड़ी सी लकड़ियां भी ले आता था। एक दिन मुरली ने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ी लकड़ियां और ज्यादा लेकर जाया करूं, थोड़ी घर में जलाने के लिए हो जाएंगी और थोड़ी सी लकड़ियां मैं बाजार में बेच कर आ जाऊंगा। इससे घर में आमदनी का एक और साधन हो जाएगा। उस दिन के बाद मुरली जब किसानों के खेत से काम करके शाम को घर को लौटता तो कुछ ज्यादा सी लकड़ियां काट कर ले आता था। कुछ जलाने के लिए काकी को देता और कुछ बाजार में बेच आता। इस तरह से उनके दिन सुख पूर्वक बीत रहे थे। एक दिन मुरली जब बाजार में लकड़ियां बेचने गया तो उस दिन उसे कोई खरीदार नहीं मिला। शाम का अंधेरा अब गहराने लगा था, इसलिए मुरली ने अब घर की तरफ चलने की सोची। तभी अचानक सामने से एक बड़ा व्यापारी आया और उसने मुरली की सारी लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियों को बेचकर मुरली अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, सो मुरली ने वही रास्ता पकड़ लिया। क्योंकि जंगल का रास्ता थोड़ा छोटा पड़ता था, जिससे मुरली जल्दी घर पहुंच सकता था। तेज कदमों से चलते चलते मुरली यही सोचते हुए जा रहा था कि आज तो बड़ी देर हो गई, बेचारी काकी अकेली बैठी इंतजार कर रही होगी। काकी ने खाना भी नहीं खाया होगा। तभी उसके कानों में किसी लड़की के सिसकने की आवाज आई। मुरली ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर वहाँ उसे कोई नजर नहीं आया। मुरली थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बरगद के पेड़ के पीछे छिपी बैठी है। लड़की ने जैसे ही मुरली को देखा तो वह घबरा गई। मुरली ने उससे कहा, मुझसे डरो नहीं, सामने आओ और यह बताओ कि तुम इतनी रात में इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं? यह सुनकर लड़की और भी डर गई और जोर जोर से रोने लगी। मुरली को उस पर दया आ गई। मुरली ने उसे कहा, अच्छा डरो मत, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। लड़की ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मेरा कोई घर नहीं है। कुछ समय पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ ने मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया है। यह सुनकर मुरली बोला, तो तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं कहा? लड़की बोली, मेरे पिता भी अब सौतेली माँ के ही होकर रह गए हैं। वह कोई प्रतिकार नहीं करते, चाहे मेरी माँ मारते मारते मेरी चमड़ी ही क्यों ना निकाल दे। मुरली को उस लड़की पर बड़ी दया आई। इधर मुरली को घर पहुंचने की भी जल्दी थी। उसने सोचा, पर अब मैं इस लड़की का क्या करूं? इस बीहड़ जंगल में इस बेसहारा लड़की को अकेले कैसे छोड़कर जाऊं? मुरली ने उस लड़की से कहा, देखो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। मेरे घर में मेरी बूढ़ी काकी और मेरे अलावा कोई नहीं रहता, और वैसे भी इस जंगल में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लड़की ने मुरली की तरफ नजर उठाकर देखा। उसे मुरली एक भला इंसान नजर आ रहा था। सो कुछ सकुचाते हुए वह मुरली के साथ उसके घर की तरफ चल दी। मुरली जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने काकी को आवाज लगाई। काकी ने दरवाजा खोलते हुए कहा, आज तो तूने बड़ी देर कर दी बेटा।
मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। मुरली बोला, हाँ काकी, आज लकड़ी जरा देर से बिकी थी। मुरली जैसे ही अंदर आया, काकी ने मुरली के साथ एक जवान लड़की को देखा तो हैरानी से देखते हुए मुरली से बोली, यह लड़की कौन है मुरली? तब मुरली ने काकी को अच्छी तरह समझाया, मान, यह बेचारी हालात की मारी है, जंगल में बैठी रो रही थी। इसकी सौतेली माँ ने इसे घर से निकाल दिया था। मुझे इस पर दया आ गई। किसी जवान लड़की को ऐसे जंगल में अकेला छोड़ना मैंने ठीक नहीं समझा था। बस इसीलिए इसको अपने साथ ले आया। काकी ने एक नजर लड़की पर डाली और मुरली से बोली, तूने बिल्कुल सही किया बेटा, जो इसे घर ले आया। जंगल में कोई जंगली जानवर इसे नुकसान पहुंचा सकता था। फिर काकी ने लड़की से कहा, बेटी, तू जब तक चाहे हमारे साथ रह सकती है। अब वह लड़की मुरली के घर में रहने लगी। उसके आने से घर में खूब चहल पहल हो गई थी। सूना घर अब खुशियों से भर गया था। काकी को तो अब बड़ा ही अच्छा लगता था, क्योंकि काकी सारे दिन अकेले ही घर में खटती रहती थी। अब वह लड़की जिसका नाम सुधा था, काकी को किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी को भी गोबर मिट्टी से लीपकर उसने बड़ा सुंदर बना दिया था। काकी को उसके आने से बड़ा आराम हो गया था। वे दोनों अब माँ बेटियों की तरह मिलकर रहती थी। यह देखकर मुरली भी बड़ा खुश रहता था। अब घर में एक सदस्य और बढ़ गया था। बस थोड़ी सी खर्च चलाने में तो मुश्किल हो रही थी, पर फिर भी तीनों बड़े खुश थे। मुरली जब थकाहारा शाम को घर लौटता तो सुधा उसका इंतजार करते पाती और उसके हाथ धुलाकर उसे अपने हाथों से गरम गरम खाना परोसती। दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर एक दूसरे से कहने की हिम्मत दोनों में ही नहीं थी। यह बात ज्यादा दिन तक काकी से भी छिपी ना रह सकी। एक दिन काकी ने दोनों को अपने पास बुलाकर कहा, मुरली और सुधा, दोनों ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। यह बात सुनकर दोनों शर्मा गए और कुछ दिन बाद काकी ने दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद तो जैसे उनके घर में खुशियां ही बरसने लगी थी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली फैल गई थी। एक दिन सुधा ने काकी से पूछा, काकी, क्या हमारे पास थोड़ी सी भी अपनी जमीन जायदाद नहीं है? तो काकी ने जमींदार की सारी बात सुधा को बता दी कि किस तरह से जमींदार ने उसकी सारी जमीन के कागजों पर उससे अंगूठा लगवा लिया था और धोखे से उसकी जमीन को हड़प लिया था। सुधा पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। शाम को जब मुरली घर आया तो सुधा ने मुरली से कहा, तुम जमींदार से अपनी जमीन वापस क्यों नहीं मांगते हो? मुरली बोला, सुधा, क्या तुम्हें लगता है कि वह जमींदार इतने सालों बाद हमारी जमीन हमें वापस दे देगा? उसने धोखे से अम्मा से अंगूठा लगवा लिया था। सुधा ने मुरली को समझाते हुए कहा, तुम कल पंचायत बुलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन मुरली ने पंचायत बुलाई, जमींदार को पंचायत में खड़ा किया और पंचों के सामने सारी बात रखी। पंचों ने जमींदार से पूछा तो जमींदार ने वह नकली कागज सबके सामने रखते हुए कहा, देखो भाइयों, 10 साल पहले काकी ने मुझे जमीन बेची थी। सारी जमीन मैंने खरीदी है। यहाँ देखो, काकी का अंगूठा लगा हुआ है। सुधा ने तुरंत ही कहा, भाइयों, मैं सभी से पूछना चाहती हूँ कि 10 साल पहले हमारी जमीन का क्या भाव रहा होगा? तो पंच बोले, उस समय 4 सोने की मुद्राएं 1 बीघा जमीन की लगती थी। तब सुधा ने कहा,
अब आप सब सेठ जी से पूछिए कि इन्होंने हमारी जमीन की कितनी सोने की मुद्राएं दी हैं। हमारी तो 10 बीघा जमीन थी। अब जमींदार अगले बगले झांकने लगा, क्योंकि जमींदार ने तो बस काकी को 2 ही सोने की मुद्राएं दी थी। सुधा ने उसी बात को पकड़ लिया। जब हमारी 10 बीघा जमीन थी तो केवल 2 सोने की मुद्राएं देकर आपने पूरी जमीन के कागजों पर अंगूठा कैसे लगवा लिया? अब पंचों के सामने जमींदार की गर्दन नीचे हो गई। उसने सभी पंचों के सामने जमीन वापस करने का वादा किया और किसी तरह अपनी जान छुड़ाई। अगले दिन उसने मुरली को बुलाया और सोचा, क्यों ना मैं इसे श्मशान घाट वाली जमीन दे दूं। उसमें वैसे भी एक पीपल का पेड़ खड़ा है। पीपल की छाया की वजह से काफी सारी फसल भी नष्ट हो जाती है और डर की वजह से कोई मजदूर भी उसमें काम करने के लिए नहीं जाता। सो मैं इसी जमीन को मुरली को दे देता हूँ। और यह सोचकर उसने मुरली को बुलाकर वही शमशान वाली जमीन मुरली को दे दी। मुरली जमीन पाकर बड़ा खुश हुआ और सोचता हुआ अपने घर की तरफ चला गया कि अब तक मैं दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन अब मैं अपने खेतों में काम करूंगा। अब हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। घर पहुंचकर मुरली ने सुधा का धन्यवाद किया। सुधा, आज तुम्हारी बदौलत ही हमें यह जमीन मिली है, वरना हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे। अगले दिन मुरली और सुधा जमीन देखने के लिए खेत पर गए तो क्या देखते हैं कि यह तो श्मशान घाट की जमीन है और खेत के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ खड़ा है और उसकी छाया इतनी अधिक होती है कि काफी सारी फसल तो उसकी छाया से ही नष्ट हो जाएगी। सुधा ने मुरली से कहा, यह कैसी जमीन दी है जमींदार ने तुम्हें? जमींदार से तुम्हें अपने ही खेत वापस लेने चाहिए थे। उसने तो यह बेकार सी जमीन तुम्हें दे दी है। मुरली ने सुधा को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं सुधा, मैं अच्छा खासा हष्ट पुष्ट और जवान लड़का हूँ। मैं इसी में मेहनत करके इसी जमीन से सोना उगलवा लूंगा। अगले दिन मुरली खेत में गया और हल चलाने लगा। उस पीपल के पेड़ पर 7 भूत रहते थे। उनको मुरली का खेत में हल चलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब तक जो भी किसान उस खेत में हल चलाने आता, वे 7 भूत उसे डराकर भगा देते थे। इसलिए वह खेत बहुत समय से वीरान पड़ा हुआ था। पर मुरली ठहरा एक मस्त जाट। उसे ना तो श्मशान घाट से कोई फर्क पड़ रहा था और न ही पीपल के पेड़ से। मुरली ने उस बंजर जमीन में इतनी मेहनत की कि एक अच्छी खासी फसल तैयार हो गई। भूतों ने जब यह देखा तो उन्होंने रातों रात पूरी फसल नष्ट कर दी। अगले दिन मुरली खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। उसने सोचा, शायद इस पीपल के पेड़ की वजह से मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। यह देखकर मुरली को बड़ा गुस्सा आया। मुरली हमेशा अपने हाथ में एक मजबूत सी लाठी रखता था। उसने गुस्से के मारे अपनी लाठी को उस पीपल के पेड़ पर बरसाना शुरू कर दिया। लाठी की मार कमर पर पड़ने की वजह से भूतों की हालत खराब हो गई। उन्होंने मुरली के सामने आकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और कहा, मुरली भाई, तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई कर देंगे, बस तुम हमारी जान बख्श दो। 7 भूतों को सामने देखकर मुरली की हालत भी मन ही मन खराब हो रही थी, पर उसने अपने डर को बाहर नहीं आने दिया। उसने कड़क कर भूतों से कहा, मुझे यहाँ खेती करनी है, तुम कहीं और चले जाओ, यह खेत अब मेरा है। भूतों ने कहा, मुरली भाई, तुम यहाँ खेती मत करो, तुम्हारे घर के राशन पानी का जो भी खर्चा है वह हमें बता दो, हम समय से पहुंचा दिया करेंगे। मुरली ने कहा, ठीक है,
मेरे घर में खाने पीने का सारा राशन खत्म हो गया है। जाओ और सारा राशन मेरे घर में रख कर आओ। बेचारे भूत अपनी कमर सहलाते हुए मुरली के घर राशन लेकर पहुँचे। भूतों को घर में आता देखकर सुधा और काकी डर के मारे चिल्लाने लगी। तब मुरली ने उन्हें चुप कराते हुए सारी बात बताई। अब सुधा, काकी और मुरली बड़े खुश थे। बड़े सुखपूर्वक उनकी जिंदगी बीत रही थी। अब सातों भूत बेचारे हर महीने मुरली के घर समय से राशन पहुंचाने लगे। एक दिन उन भूतों का गुरु अपने साथियों से मिलने के लिए पीपल के पेड़ पर आया। उसने देखा कि उसके सारे साथियों की हालत बड़ी खराब हो रही है। सातों भूत बेचारे बड़े ही दुबले पतले हो गए हैं। उसने भूतों से इसका कारण पूछा तो भूतों ने अपने गुरु को सारी कहानी बता दी। भूतों के गुरु ने अपने साथियों को धिक्कारते हुए कहा, अरे कैसे भूत हो तुम सब? तुमने तो भूतों का नाम ही बदनाम कर दिया। हम इंसानों को अपना गुलाम बनाते हैं और तुम खुद एक इंसान की गुलामी कर रहे हो। कौन है वह इंसान? मुझे बताओ, मैं निपटता हूँ उससे। भूतों ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी, वह एक मस्त जाट है। देखने में बड़ा हष्ट पुष्ट है और अपने साथ एक लाठी भी रखता है। एक लाठी पड़ते ही कमर टूट जाती है। तब भूतों के गुरु ने कहा, चुप रहो तुम सब। मैंने अच्छे अच्छों की अकड़ निकाली है। उसे भी मैं ही सबक सिखाऊंगा। बस तुम उसके घर का पता मुझे दे दो। भूतों ने दूर से ही मुरली का घर अपने गुरु को दिखा दिया। मुरली ने भूतों द्वारा दिए गए धन से एक बढ़िया सा घर बना लिया था। पर आजकल उसके घर में एक समस्या चल रही थी। कहीं से एक बिल्ली आकर पूरा दूध पी जाती थी। काकी इस बात से बड़ी नाराज होती थी। उन्होंने मुरली से कहा, बेटा मुरली, तू किसी तरह उस बिल्ली को पकड़ ले। वह रोज मुझे परेशान करती है। रोज दूध की मलाई खा जाती है। अब मुरली भी परेशान हो चुका था। वो रात को घर के सारे दरवाजे बंद करके सोता। फिर भी वह बिल्ली ना जाने कहां से आकर सारा दूध पी जाती। अब मुरली ने उस बिल्ली को पकड़ने की योजना बनाई। जिस खिड़की के रास्ते से वह बिल्ली घर में आती थी, मुरली ने उसके पास एक रस्सी का फंदा बनाकर लटका दिया और अपनी लाठी लेकर खिड़की से कुछ दूर हटकर बैठ गया कि आज बिल्ली जैसे ही आएगी, इस फंदे में फंस जाएगी और फिर मैं अपनी लाठी से उसकी जोरदार पिटाई करूंगा। उधर भूतों का गुरु भी मुरली के घर में घुसने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसे वह खिड़की दिखाई दी जहां पर मुरली ने रस्सी का फंदा लगा रखा था। भूतों के गुरु ने अंदर जाने के लिए जैसे ही अपनी गर्दन खिड़की के भीतर घुसाई, मुरली ने वैसे ही रस्सी खींचकर फंदा कस दिया। भूतों के गुरु के गले में फंदा कसा तो मुरली ने उसको अंदर खींच लिया और दनादन लाठी बरसानी शुरू कर दी। भूतों का गुरु हाय मर गया, हाय मर गया चिल्लाता रहा। जब मुरली ने देखा कि यह कोई बिल्ली नहीं, यह तो कोई भूत है, तब मुरली ने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जाट के हाथों से लाठी खाकर भूतों के गुरु की वैसे ही हालत खराब हो गई थी। उसने डरते डरते बात को संभालते हुए कहा, हुजूर, मैं उन सातों भूतों का गुरु हूँ। मैं तो बस यह पूछने आया था कि जितना राशन हम आपको देते हैं, उतने में आपका गुजारा अच्छे से हो जाता है या फिर राशन की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दें? यह सुनकर मुरली बोला, हाँ ठीक है, थोड़ी मात्रा और बढ़ा दो। इतना कहकर मुरली ने भूत के गले से फंदा निकाल लिया। भूत अपनी जान बचाकर सिर पर पैर रखकर वहां से भागा और अपने साथियों के पास जाकर ही सांस ली।
वह अपने साथियों पर गुस्सा होते हुए बोला, मूर्खों, तुम सब ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वह मोटी बुद्धि का जाट भैंस का दूध पीकर हष्ट पुष्ट हुआ है। मेरी कमर की उसने बैंड बजाकर रख दी। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से आया हूँ। यह सुनकर सारे भूतों ने उससे पूछा, अच्छा गुरुजी, फिर आप क्या कहकर आए हो वहां से? तो भूतों के गुरु ने सारी बात अपने साथियों को बताई। अब तो भूतों को अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, हमारी तो उतने राशन में ही कमर टूट रही थी, तुमने यहाँ आकर हमारी समस्या और बढ़ा दी। अब हमें दुगना राशन पहुँचाना पड़ेगा। यह कहकर सारे भूत अपने गुरु को मारने के लिए दौड़े। गुरु हवा की रफ्तार से वहां से भाग गया, फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब सारे भूतों को दुगना राशन मुरली के घर पहुंचाना पड़ता था। इस तरह से मुरली सुना और काकी की जिंदगी बड़े सुखपूर्वक बीतने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।